Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of the students. Let's start the lecture with the name of Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. हर गीबत करने वाले ताने देने वाले की खराबी है जो माल जमा करता है और उसको गिन गिन कर रखता है। शायद वो ख्याल करता है कि उसका माल उसकी हमेशा की जिंदगी का मूजिब होगा। हरगिज नहीं, वो जरूर हुतमा में झोंक दिया जाएगा। और तुम क्या समझे कि हुतमा क्या है? वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक जा पहुंचेगी। बेशक वो उसमें बंद कर दिए जाएंगे, यानी आग के लंबे लंबे सुतूनों में। सब्सक्राइब We have started the chapter number 3, variations. Chapter number 3, 10th class mathematics. Today we will do the exercise 3.2. In exercise 3.2 we will discuss the variations. ठीक है, variations जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि they are direct variations and inverse variations. ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशंस का मतलब क्या होता है कि बॉडीज जो है दोनों के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन है जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्स वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम कहते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशंस मीन कि if the one quantity increases then the other also increases, right? And the inverse variations mean कि या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि the one quantity increase and the other decreases, or if the first one is decreases then the other one is इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेशन शो कर रहा है। अब इसके लिए हम किस तरह से इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का क्या तरीका होता है कि डायरेक्ट वेरिएशंस को और इनवर्स वेरिएशन को हम किस तरह से लिखते हैं। लेट्स सी। क्या आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो डायरेक्ट वेरिएशन, जैसे लेट वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड y, हमारे पास x एंड y दो वेरिएबल्स हैं कि अगर हमने उनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन शो करना है तो हम लिखते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। x जो है वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और अगर हमने इनवर्सली प्रोपोर्शन के लिए करना होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शन के लिए हम करते हैं दैट x इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू y मींस 1/, की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से हम लिखते हैं। फिर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, जैसे फिजिक्स की डेरिवेशन में भी हम ये यूज करते हैं कि व्हेन वी हैव टू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी विल यूज अ कांस्टेंट। हम एक इंट्रोड्यूस करवाते हैं कांस्टेंट को। ठीक है, सो इन केस ऑफ दिस हम यहाँ पे लिखेंगे x is equal to k by y। ठीक है, k आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। एंड इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन x is equal to ky। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो k आपको नजर आ रहा है और इस साइड पे भी k नजर आ रहा है, दैट इज द कांस्टेंट व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड while removing the proportionality sign and introducing the equality। ठीक है, हमने जब equality का साइन यूज किया तो उसकी जगह पे हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज द k। ठीक है, अब बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमने इसी तरह से रिलेशंस बनाने हैं, डायरेक्ट हैं या आपके पास जो है ना इनवर्स हैं। सो उन सब के लिए सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करनी होगी, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, आपको चाहे गिवन है या नहीं गिवन है, आपने सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन यू विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट जो है वो उसकी तरफ जाएंगे, नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स द बुक पेज। अब देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस, if v varies directly as x, y varies directly as x, यानी y और x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, and the value of y is 8 and the value of x is 2, find y in terms of x,
find y when x is equal to 5 and find x when y is equal to 28. अब यहाँ पे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि देखिए जब उन्होंने कहा है कि y और x की वैल्यू गिवन है, then why they have asked to find out the y and x. अब देखिए ये जो आपको क्वेश्चन में x और y की वैल्यू गिवन होती है ना, ये आपको गिवन होती है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये आपको दी जाती है. जब आपकी k की वैल्यू आ जाती है देन यू विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. अब आपने एक नया y फाइंड आउट करना है, एक नया x फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आपको y या x की वैल्यू गिवन होगी और k आप वो यूज करेंगे जो ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर लिया है. ठीक है, अब हम जाते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. Now look at this. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे नजर आ रहा है. आपके पास फर्स्ट पार्ट है, आपके पास देखिए सबसे पहले तो उन्होंने लिख दिया y वेरीज डायरेक्टली एज x, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इक्वल टू kx. ठीक है, तो y इज इक्वल टू kx आपने, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि अगर y 8 है और x 2 है, तो y की जगह आप 8 पुट करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर ऑफ k. ठीक है, k आपका आ गया. ठीक है, अब आपके पास जो था उन्होंने ये कहा था कि यू हैव टू फाइंड आउट दी y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x. तो बेसिकली उसके लिए आपने ये करना है, हमने क्या है कि y इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. तो जब हमने कहा कि y इज इक्वल टू kx, ठीक है, आपने y और k की वैल्यू पुट की, यू विल गेट द आंसर ऑफ k इज इक्वल टू 4. ठीक है, अब आपके पास ये जो इक्वेशन है ना, ये आपने यूज करनी. अब पहला पार्ट ये था कि यू हैव टू फाइंड आउट दी y इन टर्म्स ऑफ x, तो आप फर्स्ट इक्वेशन को ही यूज करोगे. फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे, y इज इक्वल टू kx. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? दिस इज योर आंसर कि आपके पास देखिए y आ गया है बट इन टर्म्स ऑफ x, यानी y का आंसर जो है वो x की टर्म में आया है. सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. ठीक है, सेकेंड पार्ट में उन्होंने ये कहा है, अगेन लुक एट द डाटा. सेकेंड पार्ट में उसने ये कहा कि फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 5. अब आपने y फाइंड आउट करना है जब x इज इक्वल टू 5 है. तो अगेन देखिए मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ कि जो ये इक्वेशन बेटा आप यूज करते हैं y इज इक्वल टू kx, आपने इसी को कंसिडर करना है. अब आप इसी के अंदर y की वैल्यू लगाएंगे, इसी के अंदर x की वैल्यू लगाएंगे, इसके अंदर k की वैल्यू, तो इस इक्वेशन में आपने y फाइंड आउट करना है. आप यही इक्वेशन यूज करेंगे. ठीक है, y इज इक्वल टू kx, y इज इक्वल टू 4x आपके पास आ गया. k की वैल्यू आपने जो अल्टीमेट स्टार्ट में आपने k की वैल्यू एक दफा फाइंड आउट करनी है, आप वही यूज करेंगे. अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें y फाइंड आउट करना है. अगर x 5 है तो x की जगह 5 पुट कर दें, तो आपने x की जगह 5 पुट करनी है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई. ठीक है, नेक्स्ट में उन्होंने ये कहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट दी x व्हेन y इज इक्वल टू 28. ठीक है, y इज इक्वल टू 28, तो वही करेंगे, y इज इक्वल टू kx जो था, तो y इज इक्वल टू 4x था. अब आप y की जगह 28 पुट करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ x, दैट इज 7. यानी आपके पास एक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि आपने ये यूज करनी है, y इज इक्वल टू kx, वो आपने यूज की. अब आपने सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड आउट की और वो k की वैल्यू हर पार्ट में यूज होगी. ठीक है, उसके बाद हर पार्ट में जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आपने x और y की वैल्यू पुट की, और k की तो जाहिर अंडरस्टूड है वो आपको पुट करनी पड़ेगी. क्योंकि देखिए आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं. अगर मैं कहती हूँ y इज इक्वल टू 4x है, तो अगर मैंने इसमें x फाइंड आउट करना है तो अल्टीमेटली मेरे पास y की वैल्यू होगी तो मैं x फाइंड आउट कर सकूंगी ना. सो इसी तरह से आपको वैल्यूज गिवन होंगी, आपने उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डाटा को देखना है, गिवन डाटा को, और जो फाइंड आउट करना है उसको देखते हुए आपने सोल्यूशन करना है. Question number 2 is again similar to the part number 1. देखिए again, if y is directly proportional to x and y is equal to 7, x is equal to 3, find y in terms of x and find x when y is equal to 35 and y when x is equal to 18. Again वही करेंगे, y is directly proportional to x, y is equal to kx. So सबसे पहले तो हम k find out करेंगे by putting the value of y 7 and x 3. Then you will get the answer of k is 7/3. ठीक है,
अब आपके पास देखिए पहला पार्ट ये था कि आपने ये करना था कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, तो वही आपने किया, y इज इक्वल टू kx, ठीक है, y इज इक्वल टू kx, ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है, y इन टर्म्स ऑफ x। फिर सेकंड में ये था कि आपने x फाइंड आउट करना है जब y 35 है, तो इसी इक्वेशन में पुट कर दें, y की जगह क्या पुट, x की जगह क्या पुट कर दें, y की जगह आपने पुट करना है 35, यू विल गेट द आंसर ऑफ x। Same in the third part, you will find out the value of y when x is equal to 18. तो k की जगह k की पुट आपके पास वही y is equal to kx इक्वेशन है ना, k आपके पास 7/3 होगा और x आपके पास 18 होगा, and you will solve it by putting all these values, right? So this is very important and very easy, ठीक है, इसमें just आपको वही चीज़ है कि आपको देखना है given data क्या है और find आपने क्या करना है। Same is the case with the question number 3, that if r is directly proportional to t and r is equal to 5 and t is equal to 8, again देखें r is equal to kt बन जाएगा। अब ये जो पहली r और t की वैल्यू गिवन है, ये किस लिए गिवन है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द k। अभी मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, मुझे पहले k फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यू विल पुट द वैल्यू ऑफ r 5 t की जगह 8 पुट के आपके पास k की वैल्यू आती है, हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर, ठीक है। अब मैं देखूंगी आगे मुझे क्या फाइंड आउट करना है। उन्होंने कहा है कि फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। आपने एक इक्वेशन बनानी है जिसमें r और t एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम पहले पढ़ते थे r इन टर्म्स ऑफ t। तो पहले मैंने किया r इज इक्वल टू kt, r इज इक्वल टू kt किया। अब k की वैल्यू हमने क्या की थी 5/8, तो पहला आंसर तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। ये r आपने फाइंड आउट किया और जिसमें t भी उसके साथ है, दोनों का पार्ट। सेकेंड पार्ट ये था कि आपने r फाइंड आउट करना है जब t की वैल्यू क्या है 64 है, तो वही आप करेंगे, r इज इक्वल टू दिस वन, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ t, जब आपने t की वैल्यू पुट की तो आपके पास r इज इक्वल टू 40 आ गया। नेक्स्ट ये था कि t आपने फाइंड आउट करना है जब आपको r गिवन है, तो आप दोबारा वही इक्वेशन यूज कर लें, r इज इक्वल टू 5/8t। r आपको गिवन है, r आपने क्या करना है, गिवन है 20 आपको गिवन है, कि ऑलरेडी आपके पास है 5/8 और t आप फाइंड आउट कर लेंगे बाय अरेंजिंग द इक्वेशन, ठीक है। सो ये तमाम पार्ट्स जो हैं वो आपने इसी तरह से करने हैं, इसमें कोई वो मुश्किल चीज़ नहीं है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू।